नमस्कार दोस्तों। बिहार के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आपको पीडीएफ दे दिया और ऐसे पढ़ाया है कि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। आपको भले लगता हो कि बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा दिया, छोटी छोटी क्लासेस बना दी, लेकिन जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे, जब कंटेंट को बार बार रिवाइज करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इसने बहुत कुछ पढ़ा दिया है और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद जो और बिहार के लेटेस्ट एग्जाम जो भी चाहे 71th बीपीएससी का हो या जो भी एग्जाम आने वाले हैं, सब में जीएस तो पूछे ही जाते हैं और उसमें भी बिहार स्पेशल से पूछा ही जाता है। तो उसी के लिए फिर मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया। उसमें बिहार का बजट पढ़ा दिया, इकोनॉमिक सर्वे और 4 क्लासेस जो नॉर्मल करंट अफेयर की होती हैं वो भी बना के आपको दे दी, उसकी पीडीएफ दे दी, जिससे आप लोग लगातार याद करते रहे, अपने मेमोरी में चीजें डालते रहे, ताकि एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उसके बाद तीसरे स्टेप में मैंने जो बिहार पीसीएस के जो 38th बीपीएससी से लेके 17th बीपीएससी तक का जो मतलब कि री एग्जाम हुआ, वहां तक के सारे क्वेश्चन आपको बार मतलब कि लगातार करवा रहा। उसमें मैंने बिहार स्पेशल से जितनी भी सारी चीजें पूछी गई हों, चाहे हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स, किसी भी चीज से जुड़ी हुई, वो आपको करा दिया। सेकंड स्टेप में मैंने फिर जो साइंस की चीजें हैं उसमें बायोलॉजी वाला पार्ट आपको कराया, फिर फिजिक्स वाला पार्ट कराया, फिर उसके बाद हिस्ट्री आपको करा रहा। तो हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पहले करा रहा तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो इतने जल्दी पूरी हो नहीं सकती, और एक वीडियो में अगर दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि इतना फैक्ट इसने भर दिया है एक ही जगह पे, तो आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। तो 20 मिनट में चाहे एक वीडियो हो चाहे 50 वीडियो हो, टाइम तो आपको उतना ही लगना है, ठीक है। तो मतलब कि एक वीडियो में मैं 50 सवाल तक रख रहा, लेकिन वो जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको लगेगा कि वो 50 सवाल नहीं है, दरअसल वो 100 150 तक सवाल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा फैक्ट होता है। ठीक है, तो उसी का सेकंड वीडियो है हिस्ट्री का, वो मैं आप शुरू कर रहा हूँ। देखो, लाल किला में जो आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला था, वो कब चला था? तब आप अब लोग बताएंगे कि नवंबर 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज जो थी, जो आईएनए के अधिकारी थे, उन पे जो ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हीं के खिलाफ लाल किले में आजाद हिंद फौज का मुकदमा चलाया गया। ये कब चलाया गया ये पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि नवंबर 1945 में ये लाल किला का मुकदमा चलाया गया। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? ये अधिकारी थे आईएनए के, जो हमारी आजाद हिंद फौज बनाई गई थी उसके अधिकारी थे ये लोग। तो प्रेम कुमार सहगल जी थे, गुरु बख्श सिंह थे, गुरु बख्श ढिल्लो इनका नाम था, प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह, शहनवाज खान, ये सब लोग थे। और इसमें प्रेम कुमार और गुरु बख्श कर्नल थे, शहनवाज खान मेजर थे, मेजर जनरल थे, ठीक है। जब इन पे मुकदमा चलाया गया तो बचाव पक्ष के लिए बहुत सारे भारत के जो उस समय फेमस वकील थे ना, उन्होंने मतलब कि आगे आके इनके पक्ष में मतलब कि वकालत की। तो उसमें कौन कौन से लोग थे? तो भूला भाई देसाई जी थे, जवाहरलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू और कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, ये सारे वकील थे जिन्होंने इनके पक्ष में वकालत की। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी ये है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, वो दूसरा, पहला, तीसरा, इनकी डेट क्या है? तो पहला जो सम्मेलन हुआ 1930 में हुआ, दूसरा जो हुआ 1931। देखो 1930 के लास्ट में शुरू होता है, 1931 में पूरा होता है, तो 1931 हम कह देते हैं। थर्ड जो हुआ वो 1932 में हुआ। तो पूछा ये गया था कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब गोलमेज सम्मेलन होता है, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड इरविन था। लेकिन जो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड विलिंगटन होता है। ये याद रखना है। महात्मा गांधी या कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पहले में नहीं लिया था, तीसरे में नहीं लिया था, दूसरे में सिर्फ लिया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। पीएम इस समय ब्रिटिश का कौन था, ब्रिटेन का या इंग्लैंड का? तो आप बताएंगे कि रेजमे मैकडोनाल्ड वहां का पीएम था, क्योंकि आपने सांप्रदायिक पंचांग, तो ये पंच मतलब कि जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था वो इसी के द्वारा दिया गया था, तो आपने उसको तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। आनंद मठ, ये एक मतलब की बुक है आनंद मठ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बताएंगे कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा ये आनंद मठ बुक लिखी गई है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात है इसमें, पता है क्या? जो आपको पता होता है वो नहीं पूछता, उसके दाएं बाएं की इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है, तो वो भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। ये है कि इसमें ये जो है 1882 में प्रकाशित हुई थी, तो ये याद रखना है, ठीक है। और आगे आओ। 1885 में जब आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, उस समय वायसराय कौन होता है? तो आप बताएंगे कि ये डफरिन होता है। स्थापना कौन करता है? तो एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम रहते हैं, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। बम्बई में यहाँ पे जो मतलब कि कॉलेज रहता है एक, वहीं पे इसकी स्थापना होती है। बाद में सब बताऊंगा, तेजपुर कॉलेज रहता है।
तो वहीं पे इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, WC बनर्जी बनते हैं, और सचिव कौन बनते हैं, यही AO ह्यूम बनते हैं। ये कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ होता है, बम्बई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, 85 के बाद 86 में कहाँ होता है, कलकत्ता में। और यही फिर चीजें रिपीट होती हैं, कलकत्ता 3-4 जगह बनाई जाती हैं, कभी नॉर्थ में कभी साउथ में, इस तरह करके बार बार फिर वही रिपीट होता है, ठीक है। ये सब देखेंगे हम बाद में। सेकंड जो मतलब कि INC का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और तीसरा कहाँ होता है, 1887 में, बता चुका आपको, और ये मद्रास में होता है। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, तो याद रखना है आपको। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है, 1784 में। और किसके द्वारा होती है, आपको ये बताना है, तो आप बताएंगे विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि 1784 के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। अब देखो, बंगाल का विभाजन कब होता है, बंगाल का विभाजन जो होगा 1905 में, और इस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो कर्जन होता है। रद्द कब होता है, 1911 में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड हार्डिंग होगा। याद रखना है, हार्डिंग तो आपको याद ही होगा कि जब दिल्ली दरबार होता है तो यहाँ के जो महाराज आते हैं उन्हीं के द्वारा फिर बाद में कैंसिल होकर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो, साइमन कमीशन का गठन की घोषणा कब होती है, तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को होती है। इस समय ब्रिटेन का जो मतलब कि PM होता है, तो ये याद रखना, स्टेनली बाल्डविन रहता है। और ये किस लिए साइमन कमीशन का गठन होता है, तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था ना, तो उसके लिए कि ये जो भारत में सुधार हो रहा कि नहीं हो रहा, प्रशासन ढंग से काम कर रहा कि नहीं कर रहा, उसके लिए ये मतलब कि रिव्यू के लिए ऐसा कहा गया था कि 10 साल बाद फिर से गठन किया जाएगा। तो 10 साल के पहले ही इन्होंने गठन कर दिया, उसके एक्ट के रिव्यू के लिए आया था, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो 1927 में इसके गठन की घोषणा की गई, और ये 7 सदस्यीय था, और इसमें सारे जो है अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं था। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा जाता था, क्योंकि इसमें भारत के लोग थे ही नहीं। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसका और क्या नाम है, तो ये इसका नाम है भारतीय वैधानिक आयोग। क्योंकि आपसे अगर ये साइमन कमीशन आयोग नहीं देगा, श्वेत कमीशन नहीं देगा, और भारतीय वैधानिक आयोग दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये याद रखना है। ये भारत का आया, डेट इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1928 को, और फिर 1930 में अपनी ये रिपोर्ट पेश करता है 2 भागों में। तो आप समझ गए, ठीक है। देखो, होता क्या है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कई बार वो नहीं पूछा जाता, जो नहीं लगता है वो पूछ लेता है, तो इसलिए मुझे ये डेट वगैरह बतानी पड़ती है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस केवल एक बार रिवीजन करो, सब याद हो जाता है। बहावी आंदोलन का केंद्र क्या था, आप लोग बताएंगे कि बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। बिहार स्पेशल की क्लासेस में मैंने इसके विषय में सब कुछ बता दिया। अब ये आपको ये बताना है कमेंट करके, बहावी जो आंदोलन का केंद्र पटना तो था, लेकिन इसके मेन लोग कौन थे जिन्होंने बहावी आंदोलन किया था, तो आप ये बताओगे, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल दिवस जैसे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, और ये एक बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में ये बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखो, केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका गया उस समय जो मतलब कि डेट कौन सी थी, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है। तो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की विधानसभा जो थी, उसी में बटुकेश्वर दत्त और जो भगत सिंह है, इनके द्वारा बम फेंका गया सरकार को जगाने के लिए। उद्देश्य ये नहीं था कि भाई किसी को घायल कर देना, ठीक है। अब देखो, अहमदाबाद मिल जो विवाद था वो किस लिए था, क्योंकि जो हड़ताल मतलब कि वहां के जो मिल मजदूर थे ना, वो प्लेग की वजह से बोनस चाहते थे, और जो मालिक थे वो बोनस देना नहीं चाहते थे। बाद में ये हुआ कि जो मालिक थे वो कह रहे थे हम 20% बोनस देंगे, और जो ये मतलब कि जो मजदूर थे वो चाहते थे कि हमको 50% दिया जाए। तो और क्योंकि उस समय प्लेग फैल गया था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसके हस्तक्षेप से ये हड़ताल खत्म हुई, तो महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से ये हड़ताल खत्म हो गई। और ये कब हुआ था, जो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल विवाद, ये हड़ताल कब हुई थी, मार्च 1918 में, ये याद रखना है। डेट भी याद रखना है, किसके हस्तक्षेप से ये खत्म हुई ये याद रखना है। और फिर बाद में 35% पे समझौता हो जाता है कि 35% बोनस दिया जाएगा, न 20 न 50, बीच का हिस्सा 35, ठीक है। अब देखो, इसी में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है अनसुईया साराभाई का। इनका इसलिए नाम आता है कि एक बिजनेसमैन थे जो उस समय अहमदाबाद मिल एसोसिएशन था, उसके हेड थे अंबाला साराभाई, बिजनेसमैन भी थे, इनकी भी कंपनी थी, इनकी भी मिल थी, और ये बिजनेसमैन थे। और इनकी बहन जो अनसुईया साराभाई हैं, ये महात्मा गांधी की तरफ थी, ये मतलब कि मजदूर की तरफ थी। तो ये याद रखना है कि ये महात्मा गांधी के साथ थी, कौन, अनसुईया साराभाई।
ये खुद भी आंदोलन कर रही थी। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। 50 बार बता चुका हूँ। कमेंट करके ये बताओ कि ये स्थापना जो हुई है, इसमें सचिव और अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अब देखो, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कब आता है या कौन बनता है? तो आप बताएंगे 1505 में। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, ये भारत में पहला वायसराय पुर्तगालियों का बनता है। देखो, बंगाल की ऐसा नहीं है कि देखो भारत में पहला आने वाला पुर्तगाली, आने वाला कोई और है, वो आप मतलब की बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा कि प्रथम वायसराय कौन था जो भारत में। तो आपने वास्को ड गामा इन सबका नाम तो सुन ही रखा होगा। ठीक है। तो प्रथम वायसराय कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है 1505 में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु जो हुगली है, उसका प्रयोग कौन करते हैं बंगाल की खाड़ी में? तो हुगली को समुद्री डकैती हेतु उपयोग करते हैं कौन? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस डच, इस तरीके के ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको वहां पे पुर्तगाली ऑप्शन चुनना है। जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दी थी? तो आप बताएंगे कि हॉकिंस को, जो जॉन हॉकिंस था, उसको जो है खान की उपाधि दी। यही जो हॉकिंस था, ये जेम्स फर्स्ट जो वहां के राजा थे, उन्हीं का पत्र लेके जहांगीर के दरबार में 1608 में आता है, सूरत में आता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और जहांगीर ने फिर इसको 400 का मनसब दिया, क्योंकि ये इंग्लिश अच्छे से बोल लेता था। तो वो फारसी इंग्लिश अच्छे से बोल लेता था, इनकी लैंग्वेज अच्छे से बोल लेता था, शराब वगैरह लेके आया था। इसकी वजह से जो जहांगीर है, इसको 400 का मनसब देता है, इंग्लिश खान की या फिरंगी खान की उपाधि देता है। सब कुछ याद रखना, सवाल इससे बनता है। तो डेट याद रखो, 1608, हॉकिंस जेम्स फर्स्ट, सूरत, 400 का मनसब, इंग्लिश खान, जहांगीर। 5-6 इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखो। और फिर भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। कहीं कहीं डेट 1611 मिलती है, देखो। ठीक है। ये अस्थायी बनती है, बाद में स्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में हो जाती है। पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? तो आप बताएंगे थॉमस बेस्ट नामक जो अंग्रेज था, उसने पुर्तगालियों को स्वाली एक जगह है, वहीं पे हराया था। सर थॉमस रो पहला जो आया था, तो जहांगीर के समय उसने, आपने देख लिया कि हॉकिंस आया था। सर थॉमस रो दोबारा जहांगीर के समय में ही आता है, लेकिन ये 1615 में आता है। ये भी जेम्स फर्स्ट का ही दूत रहता है। और ये जो जहांगीर के दरबार में 1616 में अजमेर में जाता है, और वहीं पे जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। तब इसको मतलब कि व्यापार करने का अधिकार बाद में मिलता है। डच फैक्ट्री जो थी, मतलब कि पटना में कब स्थापित हुई? 50 बार ये सवाल पूछा गया है। तो आप बताएंगे डच फैक्ट्री जो पटना में 1632 में स्थापित होती है। कहाँ स्थापित होती है? जो बिहार स्पेशल है उसमें मैं बता चुका हूँ। आप लोग वहां से देखें और बार बार अपनी मेमोरी को थोड़ा बूस्ट करो, क्योंकि यहीं पे बताता रहूंगा चीजें, तो आप मतलब कि पढ़ नहीं रहे हो फिर इसका मतलब। तो आगे आओ। सर्वप्रथम मुगल ब्रिटिश संघर्ष जो हुआ था, वो कौन सा मुगल शासक था जिसके साथ जो है ब्रिटिश का संघर्ष हुआ? उस समय किसका शासन था? तो आप बताएंगे कि औरंगजेब का शासन था। और 1686 में मुगल और अंग्रेजों का पहला संघर्ष हुआ था। तो उस समय मुगल गवर्नर जो था वो शाइस्ता खान था। और इंग्लिश की तरफ से, मतलब ये जो ब्रिटिश थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जाब चौरनॉक कौन था? ये था। इसको कलकत्ता का संस्थापक भी बोला जाता है। इसको, इसके बीच में जो संघर्ष होता है, फिर बाद में जो शाइस्ता खान है इसको हुगली से भगा देता है। तो ये याद रखना है। और देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 48 के बीच में। इसका ये पूछा गया था कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है, इसका तात्कालिक कारण क्या होता है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार हेतु ये जो युद्ध हुआ, उसके लिए होता है। और ये भारत में भी इसका विस्तार हो जाता है, तो इसकी वजह से ये हुआ संधि। इसके जो ये जब युद्ध खत्म होता है, तो कौन सी संधि से खत्म होता है? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हो रही। तो आप बताएंगे इक्सला सैफिल्ड नामक संधि से होता है खत्म। 1760 में जो वांडीवास नामक जगह है, वांडीवास का युद्ध होता है, तो किन के बीच में होता है? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। ठीक है। तो आप बताएंगे अंग्रेज की तरफ से सर आयरकूट लड़ता है, और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली लड़ता है। इसमें जो है अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। ठीक है। अब अंबुर की लड़ाई कब होती है? कमेंट करके बताओ किसके किसके बीच होती है, वो भी बताओ आप, क्योंकि ये भी इससे से जुड़ा हुआ चीज है और इसी के आसपास होता है। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है? आप बताएंगे 1764 में। किसके किसके बीच होता है? कौन कौन लड़ते हैं? तो मीर कासिम जो मतलब कि बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था वो था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और जो भारत का नवाब मतलब कि जो शासक था, शाह आलम मुगल शासक था, शाह आलम सेकंड। ये तो एक तरफ वर्सेस जो अंग्रेज हेक्टर मुनरो था, उससे दोनों से युद्ध होता है। बाद में ये हेक्टर मुनरो इनको पराजित कर देता है। बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसके माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी जाती है। वो सब चीजें भी आप पढ़ते रहो। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होता है,
तब मंगलूर की संधि होती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कौन सा आंग्ल और मैसूर युद्ध था जिसमें मंगलूर की संधि होती है और वो युद्ध टीपू से होता है। तो आप बताएंगे कि ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो सेकंड युद्ध होता है, नहीं, सेकंड युद्ध में ये मंगलूर की संधि हुई, लेकिन इसी युद्ध में जो हैदर अली है मारा जाता है और टीपू से इसकी संधि होती है। मंगलूर की संधि 1784 में होती है। टीपू को शेर ए मैसूर कहा जाता है और राजधानी इसकी श्रीरंगपट्टनम होती है। तीन जो है संधियां होती हैं, मामा श्री बोलते हैं उनको, मैसूर की, मंगलौर की और बाद में श्रीरंगपट्टनम की, ये मैसूर से होती है। ये सब मैं जब आपको बताऊंगा, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। इसी तरीके से फास्ट रिवीजन की तरीके से कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से आपको सारी मतलब की चीजें आपके पकड़ में हो। लोग क्या करेंगे, 3-3 घंटे की मैराथन बनाते रहते हैं, इधर के सवाल उधर के सवाल, बीच बार बार उन्हीं को घुमाते रहते हैं। इससे क्या होता है, कभी आपको संपूर्णता का या पूर्णता का भाव ही नहीं आ पाता कि आपकी हिस्ट्री मजबूत है, क्योंकि प्रॉपर जब तक नोट्स नहीं होते ना तब तक तैयारी अधूरी ही रहती है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही पड़ती है। आप मेरे पास पढ़ने क्यों आए? इसीलिए ना, क्योंकि आपकी प्रॉपर कभी तैयारी ही नहीं हुई या प्रॉपर तरीके से नोट्स दिया ही नहीं गया। जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा, बार बार उसका रिवीजन होगा, तब तो कंप्लीटनेस का भाव आएगा। नहीं तो 50 सवाल के लिए इधर, 50 सवाल के लिए इधर दौड़ते रहोगे। तो एक बार प्रॉपर नोट्स बनाओ, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का, जो भी आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। जब तक नोट्स नहीं होगा तब तक आपको मतलब कि अधूरा ही फील होता रहेगा। देखो, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तब आप बताएंगे कि वो बिहार क्षेत्र है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। इलाहाबाद की जब संधि होती है 1765 में जो है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाता है? तो मोहम्मद रजा खान है इनको जो है मतलब कि मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाता है। और बिहार की तरफ का दीवान किसको बना देता है? राजा सिताब राय को। तो ये भी आपको याद रखना है। सब बता चुका हूँ इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं। और देखो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास, जो शाह आलम सेकंड है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। कब दी? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दे दी। शाह आलम सेकंड की सीमा कहाँ तक थी? तो ये कहा जाता है, ये एक कोट है, ये पूछा जाता है बार बार कि चांदनी चौक से पालम तक किसकी सीमा थी? तो आप बताएंगे शाह आलम जो सेकंड था उसकी सीमा इतनी मतलब कि वो इतना शासक कमजोर हो चुका था कि वो चांदनी चौक से पालम जहां लाल किला है वहीं तक इसकी सीमा मतलब कि शासन की रह गई थी। ये इसके विषय में टोंट मारा जाता है, ठीक है। रणजीत सिंह ने हीरा, जो कोहिनूर हीरा है वो किससे प्राप्त किया था? तो शुजा से प्राप्त किया था। और देखो, अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? टीपू ने थर्ड युद्ध में की थी, और चौथे युद्ध में तो ये मारा ही गया था वेलेजली से, ठीक है। ठगों का उन्मूलन किसने किया था? तो कैप्टन स्लीमैन ने इसके नेतृत्व में, ये ठग थे, इनका उन्मूलन किया गया था, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे विलियम बेंटिंग था। इतनी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। विलियम बेंटिंग के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी देख लो। सती प्रथा का उन्मूलन इसके समय में होता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या विलियम बेंटिंग दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या इसके विषय में ये सही है? तो आप बताएंगे हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन इसने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन इसके समय में हुआ? तो आप बताएंगे हाँ हुआ, क्योंकि 1833 का एक्ट हुआ और इसी से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, क्योंकि उस समय विलियम बेंटिंग का ही शासन था। ठग का दमन अभी बता दिया आपने तो ये तीनों चीजें विलियम बेंटिंग से संबंधित है और तीनों चीजें सही है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सिंध विजित कर उस पर अधिकरण जो है या अधिकार किसने कर लिया था? तो ये जो अंग्रेज था इसका नाम था चार्ल्स नेपियर। ये 1843 में जब अफगानिस्तान का युद्ध होता है उसमें ये जीत जाते हैं, तो सिंध को भी विजित करके उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो कौन सा अंग्रेज था? उसका नाम था चार्ल्स नेपियर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली, जो द्वैध शासन है, वो किसने लागू की थी? तो 1765 का जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। और द्वैध शासन होता क्या है सब कुछ बताऊंगा। द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? सर लियोनिस कार्टिस हैं, उनको द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। और बाद में 1772 में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है, तो 1772 में नहीं, हाँ 1772 में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके पहले ही वारेन हेस्टिंग द्वारा ये 1772 में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी जाती है। प्रथम रेलवे लाइन जब बिछाई जाती है उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था? तो आप बताएंगे कि ये लॉर्ड डलहौजी था। इसी समय में 1853 में बंबई से थाने के बीच में प्रथम रेलवे लाइन जो है मतलब कि बिछाई जाती है। तो आप ये बताओ सेकंड कहाँ से बिछाई जाती है? ये भी तो पूछ सकता है क्योंकि वो इधर से ही जुड़ा हुआ है। तो कलकत्ता से रानीगंज है, वो याद कर लेना और उसके विषय में इंफॉर्मेशन ले लेना।
1857 का जो मतलब कि विद्रोह हुआ, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था, क्योंकि इसके बाद वायसराय कहा जाने लगा, मतलब कि और कुछ चेंज नहीं हुआ। 1858 का एक्ट आता है, उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें जो गवर्नर जनरल होता है उसको बाद में नाम चेंज करके या पद चेंज करके उसको वायसराय कहा जाने लगता है। इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो आप बताएंगे दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। रानी झांसी की, जो झांसी की रानी थी, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? जो मतलब कि झांसी की रानी थी, उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? ग्वालियर में। यूरोज यहाँ पे जो अंग्रेज था, उनसे लड़ाई के दौरान मतलब कि झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? फिर ग्वालियर में हो जाती है। 1857 के विद्रोह में कौन लोग भाग लेते हैं? तो खेतिहर मजदूर भाग लेते हैं, कृषक भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते हैं? साहूकार, जमींदार, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से सवाल पूछा गया। मैंने अपने आप से कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं डाली है, सारी की सारी चीजें, कोई बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार हेडमास्टर के एग्जाम में, कोई सीडीपीओ के एग्जाम में, कोई टीआरई के एग्जाम में, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं जो बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका खुद का एक क्वेश्चन बैंक होता है, जिससे बार बार सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के सवालों को हल करना बहुत जरूरी होता है। 1857 का विद्रोह कब शुरू, कहाँ से शुरू होता है? तो मेरठ से, ये सबको पता है। डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस इंफॉर्मेशन को भी लिखा। 1857 विद्रोह जब होता है तो बिहार का कौन सा ऐसा जगह है जो इससे प्रभावित नहीं होता है? तो मुंगेर जो है इससे प्रभावित नहीं होता है। महारानी विक्टोरिया ने जब मतलब कि भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो वही बताया कि 1857 का विद्रोह हो जाता है, उसके बाद जो एक्ट आता है उसके माध्यम से 1 नवंबर 1858 को ये जो है घोषणा की जाती है। और कौन पढ़ता है? कैनिंग पढ़ता है। कहाँ पे? मिंटो पार्क में ये पढ़ता है, इलाहाबाद का मिंटो पार्क, वहीं पे ये घोषणा पढ़ी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा इसके भी समझान लेता, क्योंकि यहाँ से भाई बार बार सवाल बनते हैं, बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो बताऊंगा ही। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इस प्रांत से चयन किया। मतलब कि ये जब 1857 का विद्रोह हो जाता है तो सिपाहियों का चयन ब्रिटिश सरकार जो करती है, वो कौन कौन उस प्रांत से करती है, जिसके माध्यम से मतलब लोगों को और बांटा जा सके, सिपाहियों में भी भेदभाव किया जाना शुरू हो गया। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, जो भी मतलब कि मतलब कि भारत के साथ एक साथ में लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, या मतलब कि थोड़ा सा अलगाव था, विचारों का मतभेद था, उन्हीं लोग को मतलब कि जो है इसी प्रांतों से लोगों का चयन किया। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसको एक षड्यंत्र कौन कहता है? तो सर जेम्स आउटरम एवं टेलर हैं, इनके द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का नाम दिया जाता है। 1857 का दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन से आयोग की नियुक्ति होती है? तो आप बताएंगे कि जब दमन हो जाता है 1857 का, क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो ये कहा गया कि सैनिकों ने विद्रोह किया तो इसके जो नए सैनिक बनाए जाएंगे उसके लिए कैसी व्यवस्था की जाए, किस अनुपात में सैनिकों को रखा जाए, 1:2 में, मतलब ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों का अनुपात किस तरीके का हो, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको बोला गया पील कमीशन। तो ये याद रखना है। नील दर्पण किसकी रचना है? तो किसानों की दुर्दशा के विषय में इसमें चित्रण है, और इसकी रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। और ये नील के जो मतलब नील से की खेती से जो प्रभावित किसान थे, जो शोषित किसान थे, उनके विषय में इसमें चर्चा की गई है। नील विद्रोह का नेता कौन था? इसी के लिए नील विद्रोह हो जाता है। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। रैयत वाली जो प्रणाली थी, वो इसमें की जो मालिक होता था वो कौन होता था? मालिक इसमें किसान ही होता था अपनी खेत का, और यही डायरेक्ट जो है जो सरकार को लगान देता था। ये पूरे भारत के 51% भाग में लागू थी, ज्यादातर साउथ इंडिया में। इसकी शुरुआत 1792 में कर्नल रीड द्वारा मद्रास के 12 महल प्रांत में, वहीं से शुरुआत होती है। 1809-10 में भी टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रांत में, एल्फिंस्टन द्वारा बॉम्बे में, और ये असम, पूर्वी बंगाल, सिंध, कुर्ग, इन सब इलाकों में भी लागू रहती है। ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए लिख दी है कि क्या पता पूछ ही ले, तो क्या कर लोगे आप भाई, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, तो ये 23-24 मिनट की वीडियो में मैंने फिर 50-60 इन्फॉर्मेशन, कहने को 50-60 है, लेकिन जब आप रियलाइज करोगे, पढ़ोगे, तब आपको लगेगा कि 100 से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और ये 20-25 मिनट में दे दी गई। मैं अब ये बताना चाह रहा, देखो आज 5 तारीख है, कल सुबह ये वीडियो आएगा, आज रात को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड तो कर ही लेना। अब आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, घबराहट होगी, एग्जाम को लेके प्रेशर फील हो रहा होगा, आपको याद नहीं हो रही होंगी चीजें, तो बस अपने दिमाग को मोटिवेट करने के लिए ये बार बार अपने आप को सजेस्ट करना है, बार बार कहना है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है, तो बस यही कहना है। इसलिए मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी हैं कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो मुझे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो दिन बचे हैं आज से,
उस जो 5-6 दिन बचे हैं, इन दिन को भी मैं किसी तरीके से इसमें कमज़ोर नहीं पड़ूँगा और इसका यूटिलाइज़ेशन 100% करूँगा। सब लोग आपको ये कहेंगे कि इस समय पढ़ना छोड़ देना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, नहीं तो दिमाग में प्रेशर आता है। नहीं भाई, इस तरह कुछ नहीं करना है, आपको लगातार दबा के पढ़ाई करनी है। और जब जिस भी दिन या जिस भी घंटे आप पढ़ाई नहीं करोगे, प्रेशर आपका डबल होता चला जाएगा। ये सब चीज़ें करनी है। बाद में एग्ज़ाम में क्या करना है, उसके लिए भी मैं बता दूँगा कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा कि एग्ज़ाम टाइम में क्या करना है, ठीक है? अच्छी बात पता है क्या है बिहार की? बिहार में यूपी से अच्छी बात ये है कि बिहार का एग्ज़ाम 12 बजे होता है। तो इस ये अच्छी बात है, तो कम से कम आप थोड़ा लेट तक सो सकते हैं। जब नींद कंप्लीट होती है ना, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाता है। मैं जिस भी बार अगर मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती थी, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता था, और जिस भी बार मेरी नींद अच्छे से हो जाती थी, तो एग्ज़ाम श्योर शॉट हो ही जाता था, ठीक है? तो वो करना है। अभी बाकी के दिन में कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है कि भाई मैंने पढ़ाई की है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। और सबके साथ वही है, जो घबराहट, नर्वसनेस आपके साथ हो रही है, वो सबके साथ है। चाहे आप पहली बार दे रहे हो, 50 बार दे चुके हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर इस तरीके से पढ़ाई की है, मैंने जो आपको मतलब कि जो आपकी स्टडी में या जिस भी तरीके से सहयोग किया है, उसको आपने अगर अच्छे तरीके से मतलब कि ग्रैस्प किया है, तो आपको लाभ होने ही वाला है। और बस दिमाग में ये रखो कि भाई मैंने पढ़ाई की है, अब जो बाकी दिन है उसमें भी कमज़ोर नहीं पड़ूँगा और एग्ज़ाम निकालूँगा मैं। सिर्फ़ यही, और किसी तरीके का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। पता लगा आपने पढ़ाई नहीं की, मैं मतलब कि मोटिवेशन देते चल जा रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं है। मैं 3 घंटा आपको बकवास कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, सब बेकार है। आप जितना पढ़ते जाएँगे, आपको किसी के बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं से आपके सारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।